दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में बताएंगे। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस विषय से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में भारत में आती है, उसके बाद से लेकर भारत की आज़ादी तक लेकर के एक एक टॉपिक के बारे में जो भी ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सुधार किए गए, जो भी अपनी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, उसके बारे में कब कब कौन कौन सी विधि और कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था कब कब लागू हुई है, उसके बारे में यहाँ डिटेल में एक टॉपिक के बारे में बताया जाता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। इसके पहले आप लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का मतदान या भाषण या बहस में भाग लेने का अधिकार शामिल नहीं था। तो जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, उसमें क्या होता है, भारतीयों को पहले चीज तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है, लेकिन उसके बाद में भी सरकारी सदस्यों की संख्या बहुमत में होती है। तो धीरे धीरे विधि निर्माण की जो परिषद होती है, उसमें सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें अभी भी सरकार द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, यानी बहुमत में रहती है। अब आप कहेंगे कि गैर सरकारी सदस्य होता है जैसे किसी प्रांत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को विधि निर्माण परिषद में के लिए नामित करना। तो वो क्या हुआ, गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं, प्राइवेट एक किसी प्रांत का प्रतिनिधि होता था, तो उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। जब सरकार अपने परिषद में किसी व्यक्ति को नामित करती है तो सरकारी सदस्य होता है, और किसी प्रांत के द्वारा यदि किसी सदस्य को नामित किया जाता है तो गैर सरकारी सदस्य होता है। लेकिन 1892 तक भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। उसके बाद बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। धीरे धीरे पहले 1861 में भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया गया था। 1892 में भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारतीयों को विधि निर्माण बहस करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को विधि बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारतीयों को, सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न करने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। अभी भी देखिए 1861 में शामिल किया गया, 92 में बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन मतदान करने का अधिकार अभी भी भारतीय सदस्यों को प्राप्त नहीं था। यानी आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जो भारतीय गैर सरकारी सदस्य भारतीय विधान परिषद में शामिल किए जाते थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रांत के द्वारा नामित किए जाते थे। तो क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ 1892 के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, भारतीयों को किस एक्ट के माध्यम से, तो उसमें 1861, 92, 1909, 1919 जैसे ऑप्शन दिए होते हैं। तो 1892 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार
प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बाद 1909 मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के बारे में, उसमें किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस या जनरल स्टडी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।